नमस्कार। आज की वीडियो हमारी स्वर संधि से संबंधित है। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि संधि क्या होती है और उसके कितने भेद होते हैं। तो संधि के भेदों में पहला भेद है स्वर संधि। आज हम उसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि संधि का प्रकरण हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण दोनों में ही बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसलिए हमें इस प्रकरण पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है और मैं प्रयास करूंगी कि आपको यह प्रकरण इस प्रकार से समझाऊं कि आप लोगों के ये हिंदी में भी काम आए और संस्कृत में भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, प्रकृति भाव संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। हम इन सब के विषय में अध्ययन करेंगे। एक एक संधि के विषय में एक एक वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज हम पहला भेद दीर्घ संधि, इसके विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिकतर क्या होता है कि हम लोग संधि की परिभाषा, नियम अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं और यह नासमझ अर्थात न समझना हमें हमेशा परेशान करता है। यदि हम प्रारंभ में ही इसको अच्छी तरह से समझ लें तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। मैं प्रयास करूंगी कि आप लोग इसको स्पष्ट रूप से समझ लें। देखिए, बहुत ही शॉर्ट तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है संधि के नियमों को याद करने का, जो हमारे संस्कृत व्याकरण में दिया हुआ है। दीर्घ संधि की परिभाषा याद करने के लिए केवल 3 शब्द आपको याद करने होंगे। अकः सवर्णे दीर्घ, यह दीर्घ संधि का सूत्र है। अकः सवर्णे दीर्घ। आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए और इसको समझकर याद करना है तो आप दीर्घ संधि की परिभाषा कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हम इसको समझते हैं। अकः अर्थात अक प्रत्याहार के बाद सवर्णे, उसका सवर्ण आए, सवर्ण अर्थात उसके ही समान वर्ण आए तो दीर्घ, दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। अभी हम आपको और अच्छी तरह इसको स्पष्ट करेंगे। अक प्रत्याहार के बाद उसके समान वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। अक प्रत्याहार हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे तो उसमें हमने आपको अक प्रत्याहार बनाना बताया था। अक के अंतर्गत आते हैं अ, ई, उ, री और री भी आता है, लेकिन री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर अ, ई, उ और री को लिया गया है। देखिए, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद विस्तार से समझ रहे हैं। पूर्व में ह्रस्व अ आए या दीर्घ आ आए, ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए, ह्रस्व उ आए या दीर्घ उ आए और ह्रस्व री आए या दीर्घ री री आए और उनके बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई, उ, री हो जाते हैं। समझिए ध्यान से कि यदि पहले आ में से कोई वर्ण है और उसके बाद भी अ या आ में से कोई वर्ण है तो दोनों के स्थान पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे यदि पहले ए है या आ है और बाद में भी अ या आ है तो इन दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। और यदि पूर्व में ई है और बाद में भी ई में से कोई वर्ण है तो उन दोनों के स्थान पर भी ई हो जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि ये सब एक साथ होंगे। पहले इनका कहने का तात्पर्य है कि इनमें से कोई सा भी वर्ण यदि पहले है और उसके बाद भी उसी का समान वर्ण है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अभी हम
उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरह आपको स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अक प्रत्याहार में से अ को। इन्होंने कहा है ह्रस्व या दीर्घ अ, ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। इतना स्पष्ट है। अब इनमें से भी हम देखिए, ये 1 2 3 4 बन रहे हैं यहाँ वर्ण, तो इनके भी आगे 4 नियम बनते हैं। इनको एक एक करके हम स्पष्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा है ह्रस्व या दीर्घ, तो हमने पहले ह्रस्व लिया है कि ह्रस्व के बाद यदि ह्रस्व आए, अर्थात अक प्रत्याहार का यह वर्ण है अ, इसके बाद इसका सवर्ण आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। देखिए अकह अक प्रत्याहार, सवर्ण इसके समान हो गया दीर्घ। ठीक है, ये नियम इस पर बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। ह्रस्व के बाद ह्रस्व अ आने पर दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। जैसे राम धन अवतार, यहाँ पर देखिए म में आ मिला हुआ है और अवतार में भी आ है। पहले ह्रस्व आ है, उसके बाद भी ह्रस्व आ है, तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। जब हम इसमें से आ लेंगे तो यहाँ क्या शेष बचेगा हमारा हलंत म, और इसमें अवतार में से आ ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा वतार। अब हम इन सबको मिला देंगे, माँ में आ मिल जाएगा रामावतार, तो इस प्रकार हमारा रूप बन गया रामावतार। तो ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आ आने पर दीर्घ आ हो जाता है। दूसरा नियम, ह्रस्व आ के बाद यदि दीर्घ आ आए, देखिए ह्रस्व के बाद यदि दीर्घ आ आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। जैसे गज धन आनन गजानन, इसको समझिए, जा में आ है और इधर आनन में आ है। इन्होंने कहा ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर शेष बचा गज और इधर आनन में से शेष बचता है नन। अब इनको मिला दीजिए, गज आनन गजानन, इस प्रकार से हमारा रूप बन जाएगा। अब आते हैं दीर्घ आ के बाद यदि ह्रस्व अ आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। देखिए अब यथा, यहाँ पर था में आ है और अर्थ का अ, दोनों मिलकर आ बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारा रूप यथार्थ। इसी प्रकार यदि दीर्घ आ के बाद दीर्घ आ आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। जैसे महाधन आत्मा महात्मा, यहाँ महा में आ है, आत्मा में आ है, दोनों को मिलाकर आ हो जाएगा दोनों के स्थान पर और हमारा रूप बनेगा महात्मा। अब हम आते हैं ई पर। ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ई हो जाता है। पहले हम ह्रस्व को लेंगे, ह्रस्व ई के बाद ह्रस्व ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। इसको भी इसी तरह समझिए, अभि धन इष्ट बराबर अभीष्ट। देखिए भी में, अभि में भ में ह्रस्व ई है, इष्ट में भी ई है, दोनों को हम मिला देंगे तो दीर्घ ई हो जाएगा। अब यहाँ बचा हमारा अभ और इधर बचा ष्ट, इनको मिला दीजिए अभीष्ट। इसी प्रकार ह्रस्व ई के बाद दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। परी में ह्रस्व ई है और ईक्षा में दीर्घ ई है, दोनों के स्थान पर ई हो जाएगा दीर्घ ई। अब यहाँ पर शेष रहा पर और शा, इनको मिला दीजिए परीक्षा। स्पष्ट है। अब दीर्घ ई के बाद यदि ह्रस्व ई आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। जैसे नारी धन इंदु बराबर नारींदु, नारी इसमें दीर्घ ई है, इंदु में ई है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई होकर नारींदु बन गया।
दीर्घ ई के पश्चात यदि दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। जैसे रजनी धन ईश, रजनी यहाँ पर दीर्घ ई है, ईश में दीर्घ ई है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई होकर रजनीश, इस प्रकार से हमारा रूप बनेगा। आशा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब हम आते हैं ऊपर। ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के पश्चात ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाता है। ह्रस्व ऊ धन ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ। जैसे सुधन उक्ति बराबर सूक्ति। देखिए सु में ह्रस्व ऊ है, उक्ति में भी ह्रस्व ऊ है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाएगा। सु में शेष बचा स और इधर बचा ती। अब इनको मिला दीजिए, सूक्ति। इसी प्रकार ह्रस्व ऊ के पश्चात दीर्घ ऊ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाता है। लघु धन ऊर्मी, लघूर्मी। लघु में ह्रस्व ऊ है, ऊर्मी में दीर्घ ऊ है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा लघ और यहाँ बचेगा र्मी। इनको मिला दीजिए, लघूर्मी। इसी प्रकार दीर्घ ऊ के पश्चात यदि ह्रस्व ऊ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाता है। वधू धन उत्सव, वधूत्सव। देखिए वधू में दीर्घ ऊ है, उत्सव में ह्रस्व ऊ है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ होकर वधूत्सव शब्द बन गया। भू धन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। यहाँ दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। भू में दीर्घ ऊ है, ऊर्ध्व में दीर्घ ऊ है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ होकर भूर्ध्व रूप बनता है। अब री से परे री या रीरी होने पर विकल्प से रीरी हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ कहा है विकल्प से रीरी हो जाता है। विकल्प से मतलब कि आप रीरी कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, ये स्वैच्छिक है। आपकी इच्छा है कि आप उसको दीर्घ री लिखें या री लिखें या री लिखें। जैसे पितृ धन ऋणम, पितृ में री है और ऋणम में री है, दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाता है। अब इन्होंने कहा विकल्प से हो जाता है तो हम इसको ह्रस्व री भी लिख सकते हैं, पितृन्नम भी लिख सकते हैं और पितृन्नम भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार मातृधन ऋणम, यहाँ भी री है, यहाँ भी री है, दोनों के स्थान पर दीर्घ री लिख सकते हैं या री भी लिख सकते हैं। रीरी मतलब रीरी भी लिख सकते हैं या री भी। मातृन्नम, मातृन्नम। अब ये तो हुई हमारी दीर्घ संधि, लेकिन कुछ विशेष नियम भी होते हैं, कुछ नियमों के अपवाद भी होते हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। री से परे यदि री हो, जैसे हमने कहा था कि अक प्रत्याहार में री भी आता है तो उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। री से परे यदि री हो तो वहाँ भी दोनों के स्थान पर री हो जाता है। देखिए ये नियम का अपवाद है, अर्थात विशेष नियम है। नियम में तो कहा गया था कि सवर्ण वर्ण होने पर ही दीर्घ होता है, लेकिन यह नियम का अपवाद है कि री के परे यदि री हो तो वहाँ भी दोनों के स्थान पर री हो जाता है तथा विकल्प से अन्य रूप भी बनते हैं, अर्थात ये रूप वैकल्पिक होता है। जैसे होत्री धन ऋकार, यहाँ पर री है और इनका री के बाद यदि री हो तो दोनों के स्थान पर री हो जाता है, तो होत्रिकार। और फिर साथ में कहा है कि विकल्प से होता है, अर्थात नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो होत्रिकार या इसका होत ऋकार या होत्री ऋकार, इन दोनों को ऐसे ही मिलाकर भी लिख सकते हैं। दीर्घ का अपवाद अर्थात संधि होते हुए भी दीर्घ ना हो। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमें दीर्घ संधि का नियम लग रहा है लेकिन फिर भी वहां पर दीर्घ संधि नहीं होती। जैसे कुल धन अटा, देखिए यहाँ पर ला में ह्रस्व आ है और अटा में भी ह्रस्व आ है, तो दीर्घ संधि के नियम के अनुसार यहाँ पर दीर्घ आ हो जाना चाहिए था, आ का दीर्घ रूप हो जाना चाहिए था, लेकिन
नहीं होता, रूप बनता है कुलटा। यहाँ पर दीर्घ संधि का नियम नहीं लागू होता। इसी प्रकार सारधन अंग, यहाँ पर रा में आ है, अंग में आ है, तो यहाँ भी दीर्घ होना चाहिए था, लेकिन यह दीर्घ संधि का अपवाद है, यहाँ पर रूप बनता है सारंग। तो इस प्रकार से ये हमारी आज दीर्घ संधि पूरी होती है। मुझे आशा है कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। अपने सुझाव के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव आप दीजिए, और ताकि मैं और अच्छा करने का और बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में गुण संधि के साथ। धन्यवाद।